सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक मिनट। ओके, अब आवाज से क्लियर, बट अभी वापस से लैग हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, अब क्लियर है आवाज। अभी कम आ रही है। हेलो। हेलो, अब क्लियर है आवाज। यस सर, अभी क्लियर है। ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हमने जो है वो कौन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ रूल सीखे थे। अराउंड 8 रूल्स थे कि हम किस तरह से जो है वो मेजरिंग यूनिट्स को, प्रीफिक्स को और सिंबल्स को किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेज नंबर 6 पे वो रूल्स थे जो कि हमने सारे बारी बारी जो है वो डिस्कस किए थे। तो यहाँ तक किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल है? नो सर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। सो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, एरर तो हमने पहले भी वर्ड सुना होगा, बट अनसर्टेन डेली लाइफ के अंदर यूज करते होंगे। साइंसेस के अंदर भी जो है वो अनसर्टेनिटीज होती हैं। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है श्योर ना होना। किसी भी बारे में या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर हम श्योर नहीं है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनसर्टेन। और राइट नाउ यहाँ जिस चीज की बात हो रही है वो सारी चैप्टर के स्टार्ट से लेके अब तक हम सारी बात कर रहे थे मेजरमेंट से रिलेटेड। सो यहाँ पर भी जो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है वो बात मेजरमेंट के अंदर ही हो रही है। चाहे हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो, वो मेजरमेंट जो है वो सर्टेन या प्रिसाइज कभी भी नहीं होती। कोई भी मेजरमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या बिल्कुल प्रिसाइज है। ये जो है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी मेजरमेंट से रिलेटेड ये बात हम नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज सर्टेन अनसर्टेनिटीज इन आवर मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हो वो कभी भी प्रिसाइज नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। हमेशा उन मेजरमेंट्स के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटीज मौजूद होती हैं। और अनसर्टेनिटीज को ये जो है वो असल में जो है वो एरर कहते हैं। एरर का मतलब और अनसर्टेनिटीज का मतलब जो है वो सेम है। सो अगर हम, जैसे मैंने अभी कहा कि हर मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटीज मौजूद होती हैं, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी मेजरमेंट को एग्जैक्टली सर्टेन बना सकें या एरर फ्री बना सकें। ऐसा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप के एरर्स हमारी मेजरमेंट्स के अंदर किसी ना किसी तरह शामिल हो जाते हैं। हम उन एरर से जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन एरर्स को कम से कम कर सकें। बट एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो या बिल्कुल एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ जो हमारे पास कुछ एरर्स मौजूद हैं, अब एरर किस वजह से आते हैं उसके बहुत कुछ रीजंस लिखे हुए हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर आने की वजह क्या क्या होती हैं। जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द एरर में अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। किसी भी मेजरमेंट को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट से जो हमारा आंसर आएगा या हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर आने की एक वजह ये हो सकती है कि जो पर्सन
उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है उसे वो प्रॉपरली यूज करना ना आता हो। सो पहला जो रीजन है वो क्या है, इट इज द इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। कि अगर किसी भी पर्सन को मेजरमेंट करने को दी जाए तो वो पर्सन जो है वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का एबल नहीं है, उसे यूज करना नहीं आता, तो वो जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग कैलकुलेट करेगा वो गलत होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एनालॉग वोल्ट मीटर या एम मीटर किसी पर्सन को दें, डिजिटल मीटर दे दें तो उससे तो रीडिंग लेना आसान होता है, उसके ऊपर रीडिंग जो है वो लिखी भी आ जाती है। अगर हम एनालॉग वाला मीटर दे दें जिसके अंदर हमारे पास नीडल होती है जो कि यूं मूव करती है, उस नीडल को देख के अगर रीडिंग लेनी है तो वो पर्सन जो है वो उस रीडिंग को लेने के अंदर जो है वो मिस्टेक कर सकता है। सो ये इन एक्सपीरियंस है पर्सन का कि वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज नहीं कर सक रहा। इसी तरह से अगर हमें जो है वो किसी पाइप की एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है और डायमीटर मेजर करने के लिए वो पर्सन जो है वो मीटर रूलर यूज कर ले, हालांकि उसको मेजरिंग टेप यूज करनी चाहिए थी, मीटर रूलर यूज कर ले तो उसकी वजह से भी एरर आ जाएगा। तो ये एरर भी असल में उस पर्सन के इनएक्सपीरियंस होने की वजह से है कि वो पर्सन जो है वो उस रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए इनएक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट आएगा या जो वो रीडिंग मेजर करेगा उसके अंदर एरर मौजूद होंगे। इसी तरह से दूसरा जो एरर का कॉज लिखा हुआ है कि जो मोस्टली मेजरमेंट्स के अंदर हमारे पास एरर आ जाता है, इट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एपरेटस। जो एपरेटस हम यूज करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि एरर कैन अकर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्सपीरियंस भी है, उसे मेजरमेंट लेना भी आती है, उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करना आता है, बट स्टिल उसकी मेजरमेंट के अंदर एरर आ सकता है ड्यू टू द फॉल्ट इन एन एपरेटस। अगर उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट है या उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक जो है वो उस एपरेटस की है, उस पर्सन की नहीं है। सो सेकंड जो कॉज है एरर का हमारे पास वो है फॉल्ट ऑफ एपरेटस, कि किसी भी एपरेटस के अंदर कोई वैसे ही फॉल्ट मौजूद है जिसकी वजह से वो रीडिंग गलत शो कर रहा है, तो दिस आल्सो कॉज एन एरर इन आवर मेजरमेंट। और सिमिलरली हमारे पास थर्ड है इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। अगर पर्सन को मेजरमेंट लेना भी आती है, अगर पर्सन को जो इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर भी कोई फॉल्ट मौजूद नहीं है, बट वो एक गलत मेथड यूज करके जो है वो अगर मेजरमेंट ले रहा है तो उसकी मेजरमेंट के अंदर भी एरर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है या एम मीटर या इस तरह के जो मीटर्स हैं, उन मीटर्स के अंदर हमने देखा होगा हमारे पास 3 नीडल्स या 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक ब्लैक टर्मिनल होता है और बाकी के जो 2 टर्मिनल्स हैं वो रेड होते हैं। अगर तरीका ये होता है इसको यूज करने का कि हम ब्लैक के साथ कोई एक रेड टर्मिनल यूज करते हैं। अगर वो पर्सन जो है वो रेड टर्मिनल, दोनों रेड टर्मिनल्स को यूज करके अगर सर्किट के अंदर मेजरमेंट ले रहा है, तो उस एम मीटर की जो नीडल है वो तो रोटेट करेगी, बट वो जो रीडिंग ले रहा होगा, वो जो रीडिंग आ रही होगी उस एम मीटर में से, वो रीडिंग सही नहीं होगी, वो रीडिंग जो है वो गलत होगी। बिकॉज इस एपरेटर्स को यूज करने का जो मेथड है वो ये है कि ब्लैक टर्मिनल के साथ कोई एक रेड टर्मिनल हम यूज करते हैं। अगर दोनों रेड टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो ये फॉल्ट जो है वो एपरेटर्स का नहीं है, ये असल में जो है वो गलत मेथड के थ्रू जो है वो हम मेजरमेंट को ले रहे हैं, जिससे हमारा जो आंसर आएगा गलत आएगा, उसके अंदर एरर ज्यादा मौजूद होगा। सो ये जो एरर आया है इट इज ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट मेथड। इसी तरह से मैंने कभी एक एग्जांपल दी थी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है और इस पाइप का हमें जो है वो डायमीटर कैलकुलेट करना है। सो डायमीटर असल में ये वाली बाउंड्री को कहते हैं, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से डायमीटर
कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सूटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो इससे मेजर करना चाहिए उसको, बजाय इसके वो मेजरिंग टेप से मेजर कर ले, मेजरिंग टेप से मेजर करे, या फिर जो है वो मीटर रूलर से जो है वो ये मेजरमेंट ले। तो इन दो इंस्ट्रूमेंट से जब वो मेजरमेंट ले रहा होगा, तो हालांकि ये भी जो है वो डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, बट इससे जो रिजल्ट आएगा वो गलत होगा। उसे वर्नियर कैलिपर यूज करना है या स्क्रू गॉज यूज करना है एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए, बट वो मेजरिंग टेप या मीटर रूलर यूज कर रहा है। इट्स मीन वो इंस्ट्रूमेंट तो लेंथ मेजर करने के लिए सही है, बट उसकी जो टेक्निक है कि उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए वो गलत अप्लाई कर रहा है, इसीलिए उसकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर जो है वो एरर आ जाएगा। सो ये जो 3 टाइप्स के एरर्स थे कि हमारी मेजरमेंट के अंदर किस किस तरह से एरर्स आ सकते हैं, ये क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर मेनली हमारे पास जो है वो 2 एरर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है विद एग्जांपल्स, जिसके अंदर हमारे पास एक रैंडम एरर मौजूद है और दूसरा हमारे पास मौजूद है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी लाइक हम लोग मेजरमेंट लें एंड वो बार बार अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स दे में लाइक रिपीटेड वे में, तो शायद वो रैंडम एरर होता। ठीक है। अभी हमने जो पीछे एरर्स के कॉजेज देखे ना, कि हमने जो है वो एपरेटर्स भी जो है वो सही यूज किया है, हमने जो है वो टेक्निक भी सही यूज किए, वो जो पर्सन है वो भी एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये तीनों कॉजेज जो थे एरर के उसको एलिमिनेट कर दिया जाए तो एरर भी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने एरर को स्टार्ट करते हुए ही बताया कि हमारी मेजरमेंट को चाहे हम जितना ज्यादा एक्यूरेट कर ले, वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑल द एरर। हम तमाम एरर को मेजरमेंट में से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो रैंडम एरर है ये उसी तरह का एरर है जिसको हम एक तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एक एंडिंग पॉइंट है बी। एक पर्सन है जो कि यहां से रन करता है और रन करके जो है वो पहुंचता है पॉइंट बी पर। अब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर मौजूद है, ऑब्जर्वर 1 और एक और ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर 2। इन दोनों के पास स्टॉप वॉच मौजूद है और दोनों जो है वो इस रनिंग पर्सन का जो है वो टाइम कैलकुलेट करें, टाइम मेजर करें स्टॉप वॉच की मदद से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने का जो टाइम है, अब ये इवेंट तो सेम है, सेम इवेंट को ऑब्जर्वर 1 भी ऑब्जर्व कर रहा है और सेम इवेंट को ऑब्जर्वर 2 भी ऑब्जर्व कर रहा है, बट लेट सपोज ये मेजर करता है इस टाइम को इन दिस वे 12, और जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है कुछ इस तरह से 12 इस तरह। हमारे पास जो स्टॉप वॉच होती है ना उसके अंदर इस तरह से मेजरमेंट आती है, शुरू में आवर्स होते हैं, देन हमारे पास मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स, और या फिर हम आवर्स वाली चीज हटा देते हैं तो हमारे पास 12 सेकंड्स हैं और 39 मिली सेकेंड्स है। और ऑब्जर्वर 2 ने जो ऑब्जर्व किया वो क्या था, 12 सेकेंड्स एंड 21 मिली सेकेंड्स। सो हालांकि दोनों पर्सन ने, दोनों ऑब्जर्वर ने जो है वो सेम चीज को ऑब्जर्व किया है, बट स्टिल उन ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो ये एरर मौजूद है। अब क्योंकि अगर ये दोनों ऑब्जर्वर मल्टीपल टाइम्स भी अगर ये ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो सर आप कुछ आंसर है बोल वो रहे हैं क्या? हमेशा डिफरेंट आएगा। जैसे हम अपनी 9th और 10th क्लास के अंदर लैब्स के अंदर करते थे कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन या कोई भी रीडिंग ले रहे हो तो हमेशा हम उस रीडिंग को मिनिमम 3 टाइम्स रिपीट करते थे। और रिपीट क्यों करते थे, बिकॉज हर टाइम जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ एरर।
और उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, हम वहां पर अपनी तमाम रीडिंग्स का जो है वो एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे। सो एवरेज कैलकुलेट करने से क्या होता है, हमारा जो एरर मौजूद है वो एरर जो है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने की वजह से हमारे जो फाइनल ऑब्जर्वेशन या जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर एरर आने के या एरर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो वो एरर जिसको हम एवरेज लेके टर्मिनेट कर सकें या एलिमिनेट कर सकें, ऐसा एरर जो है वो रैंडम एरर कहलाता है। और रैंडम एरर को हम तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर मौजूद होगा हमारी रीडिंग के अंदर, जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। क्लियर है ये? सर आपने ये जो स्टॉप वॉच वाला बताया तो आप रिपीट कर दो मैं। क्या रिपीट कर दूं, दोबारा बोलो। या आपने जो स्टॉप वॉच वाली बात बताई वो बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, ओके। सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक रनर है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रन कर रहा है। हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 ने जो टाइम था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रन करने का, उसने ऑब्जर्व किया 12 सेकेंड्स एंड 39 मिली सेकेंड्स। और ऑब्जर्वर 2 था, उसने ऑब्जर्व किया 12 सेकेंड्स एंड 21 मिली सेकेंड्स। इसी तरह से ये दोनों ऑब्जर्वर मल्टीपल टाइम्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म करते हैं, तो हर बार उनका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। सो इस तरह का जो एरर है उसे हम रैंडम एरर कहते हैं, जो कि हर रीडिंग के अंदर हमेशा मौजूद होता है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए या इस एरर को रिमूव करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। हम अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज कैलकुलेट करने से हर रीडिंग के अंदर जो एरर मौजूद होता है वो एरर भी साथ साथ डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने से एरर की जो अमाउंट है, एरर का जो मैग्नीट्यूड है, वो भी कम हो जाता है।
ओके, सो नेक्स्ट जो एरर है इट इज सर सिस्टमैटिक मुझे ना एरर। रैंडम एरर के बारे में क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर रैंडम एरर डिवाइस के वजह से होता है या फिर पर्सन की वजह से होता है या फिर रिपीटेड लाइक मेजरमेंट्स लेने की वजह से ये एरर आता है बीच में? ये जो ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो पर्सन की वजह से आ गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन करेक्ट यूज कर रहा है, तब भी जो पर्सन की, हर पर्सन की एक एबिलिटी होती है ना कि वो किस तरह से मेजरमेंट को, अब एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा अटेंटिव है, तो उसको क्विकली पिक कर लेगा। अगर एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, तो उस जैसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 था, ऑब्जर्वर 1 ने जो है वो ज्यादा टाइम नोट किया है, जबकि ऑब्जर्वर 2 ने जो है वो कम टाइम नोट किया। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर 2 जो है वो ज्यादा शार्प था, उसने जो है वो उस पर्सन, रनिंग पर्सन को फिनिशिंग लाइन तक रीच होने में जल्दी कैच कर लिया। जबकि जो पर्सन 1 था, उसने इस टाइम को ऑब्जर्व करने में, उस पर्सन को कि फिनिशिंग लाइन को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया। इसी तरह से जब पर्सन तो सेम है, वो एक ही वक्त में फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा है, बट जब वो पर्सन फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, तो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 ने वो स्टॉप वॉच के बटन को प्रेस किया, और प्रेस करने में हो सकता है कि पर्सन ए ने ज्यादा टाइम ले लिया, पर्सन पी जो है वो ज्यादा क्विक था, उसने जल्दी से उस स्टॉप वॉच का बटन जो है वो पॉज कर दिया या स्टॉप कर दिया। इसका मतलब है जो एरर है, इसको हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये रैंडम वाला एरर जो है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता। अब जैसे एक टेक्निक है, कोई मेथड में यूज कर रहा हूं किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, सो मुझे लग रहा है कि मैं वो मेजरमेंट सही कर रहा हूं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट मुझे लग रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, बट फिर भी अगर उसके अंदर कोई एरर मौजूद है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो वो जो एरर आएगा वो रैंडम एरर ही कहलाएगा। ओके सर। ठीक है। सो अब आ जाते हैं सिस्टमेटिक एरर के ऊपर। अभी जो जो रैंडम एरर की हम बात कर रहे थे, इस रैंडम एरर के अंदर हम एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारी मेजरमेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एरर आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ 12.39 आया टाइम, यहाँ 12.21 आया, तो अगला जो टाइम मैं मेजर करूंगा वो मुझे नहीं पता कि मेरी मेजरमेंट के अंदर अगेन कितना डिफरेंस आएगा। बट ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है, ये सिस्टमेटिक एरर हमेशा डेफिनेट होता है, और डेफिनेट होने के साथ साथ ये जो सिस्टमेटिक एरर है, वो मोस्टली ज्यादातर जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर होगा, वो एरर जो है वो हमारा सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मीटर स्केल है, और इस मीटर स्केल के अंदर ये हमारे पास 0 पॉइंट है, और 0 पॉइंट के बाद जो है वो हम यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स दिए हुए, यहाँ लेट सपोज 1 आ गया, देन फिर हमारे पास 2, फिर इस तरह से मेजरमेंट की हुई। अगर मैं अपनी जो है वो मेजरमेंट यहाँ से लेता हूँ, एक रॉड की मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो रॉड की लेंथ फाइंड करते हुए मैंने इसका एक एंड जो है वो 0 पे प्लेस किया, और दूसरा एंड जो है वो जिस पॉइंट तक भी आ रहा होगा, मैं उसकी ऑब्जर्वेशन या उसकी रीडिंग कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास उसी तरह का स्केल मौजूद है, और उस स्केल से, बट फर्क ये कि वो स्केल जो है वो एक एंड से ब्रेक हुआ है, यहाँ से स्केल ब्रेक हो रहा है, और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी जो स्केलिंग है वो यहाँ 3 से स्टार्ट हो रही है। और अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मेजर करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहा हूं, तो यहाँ लेट सपोज मेरे पास 5 आ रही है, तो असल में इसकी मेजरमेंट 5 नहीं है, ये मेजरमेंट असल में शुरू हो रही है 2.5 से, और वो एंड हो रही है 5 पे। तो हमारी जो मेजरमेंट है, हमारी जो लेंथ होगी इस रॉड की, वो 5 नहीं होगी। 5 के अंदर जो एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन लेंथ ऑलरेडी शामिल है, दैट इज 2.5। यहाँ हमारी मेजरमेंट 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो हमें अपनी फाइनल रीडिंग के अंदर कैलिब्रेशन करने की जरूरत
नहीं है। इसी तरह से अगर मैं जो है वो उसी सेम रॉड को भी यहाँ रख के मेजर करूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा होंगे। तो हमारे पास जो हर रीडिंग होगी, हर रीडिंग के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर मौजूद होगा और वो एरर जो है वो हमेशा फिक्स होता है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक फिजिकल बैलेंस या वेट मशीन मौजूद है। जब हम वेट मशीन को वेट करने के लिए यूज करते हैं तो हमारा जो ये नीडल है वो हमें पता है कि कहाँ आनी चाहिए। हमारी नीडल होनी चाहिए एग्जैक्टली जीरो के ऊपर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को इसके ऊपर खड़ा करेंगे तो उसका जो मेजरमेंट आ रही होगी वो बिल्कुल सही होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारी जो वेट मशीन है वो जीरो शो नहीं कर रही, वो शो कर रही है लेट सपोज 5 किलोग्राम। और अगर एक पर्सन है जिसका अपना वेट जो है वो 60 केजी है और वो पर्सन इस स्केल के ऊपर खड़ा होता है तो अब इसका जो वेट आ रहा होगा वो 60 नहीं आएगा, वो इसका वेट आएगा 65 किलोग्राम, क्योंकि ये विदाउट पर्सन या विदाउट वेट भी जो है 5 किलोग्राम ज्यादा शो कर रहा है। इसी तरह से एक पर्सन है जिसका वेट जो है वो 85 किलोग्राम है। वो पर्सन जब इस वेट मशीन के ऊपर खड़ा होकर अपना वेट मेजर करेगा तब इसका वेट 85 नहीं आएगा, अब इसका वेट जो है वो 90 किलोग्राम आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस मशीन को यूज करके चाहे जितनी भी रीडिंग ले लें, हमारा जो आंसर आएगा उसके अंदर 5 किलोग्राम एक्सेस में आ रहे होंगे, 5 किलोग्राम ज्यादा होगा। यहाँ रैंडम एरर की जब हम बात कर रहे थे तो हम अपनी हर मेजरमेंट के अंदर स्पेसिफिकली नहीं कह सकते थे कि हमारी रीडिंग के अंदर इतना एरर मौजूद है। जबकि जब हम इस सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं जो कि खास तौर पे इंस्ट्रूमेंट की ही वजह से आता है, तो वो एरर हमेशा फिक्स होता है, वो एरर हमेशा डेफिनेट होता है, जिसको मोस्टली हम जो है वो जीरो एरर भी कहते हैं। सो जीरो एरर के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइनल रीडिंग के अंदर से उस अमाउंट ऑफ जीरो एरर को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ऐसा एरर जो कि फिक्स हो, जो कि हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट कर रहा हो, ऐसे एरर को जो है वो हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये जो एरर है हमारा वो हमें हमेशा जो है वो हर मेजरमेंट को बराबर इक्वली इफेक्ट करता है। Each measurement is affected equally, कि हमारी जो मेजरमेंट है वो इक्वली इफेक्ट होती है। और उसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, जैसे रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट करने के लिए अगर हमें पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिस्टमैटिक एरर मौजूद है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को एक एक्यूरेटली इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था, हमारे पास एक स्केल या मेजरिंग रूलर था, इसके अंदर भी एरर मौजूद था। तो हम जो है वो इसकी मेजरमेंट को एक्यूरेटली डिवाइस, उसके जैसी जो एक्यूरेट डिवाइस है जिसमें ये एरर मौजूद नहीं है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह से हमारी जो वेइंग मशीन थी, हम इस वेइंग मशीन को एक ऐसी वेइंग मशीन के साथ कंपेयर करके एडजस्ट कर लेंगे जिसके अंदर इस तरह का 5 किलोग्राम प्लस माइनस वाला एरर ना आ रहा हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थर्मोमीटर मौजूद है, और थर्मोमीटर के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है, हमारे पास थर्मोमीटर, इसके अंदर भी अगर यहाँ जो स्केलिंग की हुई होती है, अगर हम जो है वो एक दूसरे थर्मोमीटर से मेजरमेंट ले रहे हैं, उस थर्मोमीटर से हमारा आंसर या इस थर्मोमीटर के बजाय हम एक डिजिटल थर्मोमीटर ले लेते हैं। इस डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेट सपोज हम आइस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सो वी नो दैट आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो अगर हम आइस का टेम्परेचर मेजर करें इस परफेक्ट डिजिटल थर्मोमीटर से, तो इट विल शो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन इट्स स्केल। और अगर हमारा थर्मोमीटर, ये वाला जो ए थर्मोमीटर है, ये जो है वो हमारा थर्मोमीटर वो 0 डिग्री बताने के बजाय ये हमें लेट सपोज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर स्केल शो कर रहा है, लेट सपोज दिस इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मोमीटर ए है उसके अंदर एरर मौजूद है, उसके अंदर सिस्टमेटिक एरर मौजूद है, उसके ऊपर जो स्केलिंग की हुई होती है, जो मार्क्स लगे हुए सर आप होते कुछ हैं। बोल रहे हैं क्या? बीच में आवाज अटकती है। अच्छा, कहाँ से समझ नहीं आया? तो कौन सी वाली एग्जाम्पल समझ नहीं आई? सर वो नॉर्मल वाला थर्मामीटर, जब आप वो समझा रहे थे तो बीच में आवाज कट रही थी। ठीक है। सो मैंने जो है वो लेट सपोज हम जो है वो आइस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और आइस का टेम्परेचर हमें पता है इट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमें पता है ये फिक्स वैल्यू है। मैंने एक डिजिटल थर्मोमीटर ले लिया। इस डिजिटल थर्मोमीटर को जब मैंने आइस में प्लेस किया तो इसका मतलब है ये रीडिंग शो कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस मीन्स दैट ये जो हमारा डिजिटल वाला थर्मोमीटर है बिल्कुल एक्यूरेट है या बिल्कुल फिक्स है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक और थर्मोमीटर मौजूद है, और इस थर्मोमीटर से मैंने जो है वो मेजरमेंट ली इसी आइस की, और उसके ऊपर जो स्केलिंग की हुई थी, लेट सपोज ये 0 लिखा हुआ था उस पे, ये -5, और इसमें यहाँ बीच में लाइंस बनी हुई हैं, और एक और स्केल ये हमारे पास आ गया +5। तो जब मैंने इस थर्मोमीटर ए से आइस का टेम्परेचर मेजर किया तो हमारा जो लेवल है वो यहाँ पे आ रहा था। लेट सपोज ये हमारा शो कर रहा था 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थर्मोमीटर ए है ये गलत रीडिंग शो कर रहा है। इसे शो करना चाहिए था 0 डिग्री, जबकि अब ये शो कर रहा है 3 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा थर्मोमीटर है वो सही से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ। सही से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ का मतलब क्या है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे ये जो लेवल आ रहा था थर्मोमीटर का, असल में यहाँ पर जो है वो 0 लिखा हुआ होना चाहिए था। 0 उसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो थर्मोमीटर के ऊपर स्केल बना हुआ है वो सही से कैलिब्रेट किया हुआ नहीं है, और इसी वजह से जो है वो हमारी जो रीडिंग है उसके अंदर एरर आ गया। असल में जो रीडिंग 0 डिग्री होनी चाहिए थी वो रीडिंग अब हमें थर्मोमीटर 3 डिग्री शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो एरर आया है हमारी रीडिंग के अंदर, ये एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। क्लियर है यार? यस सर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर के बारे में ये बात याद रखना कि सिस्टमेटिक एरर हमेशा इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट को अगर हम जो है वो सही यूज कर रहे हैं बट फिर भी रीडिंग गलत आ रही है, तो ये फॉल्ट जो है वो सिस्टमेटिक एरर है। और सिस्टमेटिक एरर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दिस एरर इज इन फिक्स अमाउंट, कि जो एरर आएगा वो हमेशा हर वैल्यू के अंदर सेम एरर होगा। एक मेजरमेंट लेंगे उसके अंदर जो एरर आ रहा है सिस्टमेटिक एरर, वो उसी इंस्ट्रूमेंट से दूसरी मेजरमेंट लेते हैं तो उससे आने वाला एरर। इस तरह से अगर हम जितने टाइम्स भी अपनी मेजरमेंट को रिपीट कर लें, उस रिपीटेशन करने से हर मेजरमेंट के अंदर आने वाला जो एरर है वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। इसीलिए इसको जो है वो सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और उसको फिक्स करने का तरीका क्या है? इस एरर को फिक्स करने का तरीका ये है कि हम हमेशा अपनी मेजरमेंट में से उस एरर को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, या फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर देते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसके अंदर कोई एरर मौजूद ना हो। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी किया था। वहां हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल में नहीं गए थे कि व्हाट आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए थे, ना हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां हम जस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना सीख रहे थे कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। और ये करने के लिए जो है हमने कुछ 5 रूल्स स्टडी किए थे कि हम किस तरह से किसी भी मेजरमेंट के अंदर से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं।
तो उसके रूल्स देखने से पहले पहले हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो हम अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में होती क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो फिजिक्स है वो टोटली बेस करती है मेजरमेंट के ऊपर, बट इसी तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि हम चाहे किसी भी मेजरमेंट की बात कर लें, हमारी मेजरमेंट कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती, हमेशा उसके अंदर अनसर्टेनिटीज और डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हमेशा मौजूद होते हैं, जिसको हम आसानी से बल्कि चाहते हुए भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक सर्टेन एबिलिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो मीटर स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल जब हम यूज कर रहे हैं लेंथ मेजर करने के लिए, तो हमारा जो आंसर है वो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट तक हमारा आंसर जो है वो इसके अंदर पॉसिबल होता है। अगर मैं मीटर स्केल दे दूं किसी को और कहा जाए कि उसे एक लेंथ मेजर करने को दी जाए और वो लेंथ को मेजर इस तरह से कर रहा है 8.35, इसका मतलब ये हुआ कि वो रीडिंग जो कैलकुलेट कर रहा है वो गलत मेजर कर रहा है, बिकॉज मीटर स्केल के अंदर ये वाला डिजिट पॉसिबल ही नहीं है। ये मीटर स्केल हमारा जो है वो सिर्फ डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हमारा आंसर दे सकता है, इससे ज्यादा आंसर नहीं दे सकता। तो एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी हमारे पास सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लेंथ की भी ले लें, लेंथ की मेजरमेंट करते हुए भी हमारे पास मीटर स्केल भी मौजूद होता है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर भी मौजूद है, हमारे पास स्क्रू गॉज भी मौजूद है, इसी तरह और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। और इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉमन बात यह है कि तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और तमाम इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट होगी उसकी अनसर्टेनिटी का है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा सर्टेन होते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर जो है वो कम होगा, और अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा है मेजरमेंट के अंदर तो उसके अंदर एरर जो है वो डिफरेंट होंगे। इन शॉर्ट सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी हमारे पास जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फर्क उनके सर्टेनिटीज का होता है, उनके एरर्स का होता है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एरर मौजूद होता है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो एरर को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। यहाँ हमारे पास जो एक एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए लेट सपोज मेरे पास एक मीटर स्केल मौजूद है, और मीटर स्केल को यूज करके मैं इस ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ को मेजर कर रहा हूं। मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 पे प्लेस कर दिया, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये एंडिंग पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, लेट सपोज 10, इसका जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि वो जो पॉइंट है हमारा वो हमारा पॉइंट आ रहा है इन एक इस लाइन और एक इस लाइन के बीच में। तो जो फर्स्ट वाली लाइन मैंने जहां पे डॉट लगाया है इट इज इक्वल टू 10.1, और जो जहां मैंने सेकेंड डॉट लगाया है वो वैल्यू है हमारी 10.2। हम क्लास 10 तक क्या करते थे कि हम क्लास 10 तक मेजरमेंट लेते हुए ये देखते थे कि हमारा जो ये वाला एंडिंग पॉइंट है अगर इन दो डिविजन्स के मिड पॉइंट से क्रॉस कर गया है तो हम नेक्स्ट वाली रीडिंग लेंगे। अगर हमारा जो मिड पॉइंट है वो क्रॉस नहीं हुआ तो हम जो है वो प्रीवियस वाली रीडिंग लेते थे। ये वाली बात समझ आई? यस सर। अच्छा, हम जब रीडिंग ले रहे हैं तो हमारी रीडिंग के अंदर वो जो इसकी जो ये वाला पॉइंट है एंड बी है वो 10.1 और 10.2 के बीच में आ रहा है।
10.1 और 10.2 का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे लाइन आ रही होगी, अगर ये लेंथ इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो हम ये वाली रीडिंग लेते हैं। अगर मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है तो हम ये प्रीवियस वाली रीडिंग लेते थे। यहाँ तक जो है वो हम करते थे अपनी मेजरमेंट के अंदर, जो 10th क्लास तक परफॉर्म करते थे। अब फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट को लेंथ मेजर करने को दी। अच्छा, ये वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया इसको याद रखना कि अगर मिड पॉइंट से पहले तक एंड पॉइंट आ रहा है तो प्रीवियस रीडिंग लेते हैं, मिड पॉइंट के बाद अगर उसको एक्सीड कर दिया है तो हम बाद वाली रीडिंग लेते हैं। एक बच्चे को मैंने लेंथ मेजर करने को कही और उस बच्चे ने लेंथ को मेजर किया 12.7 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रीडिंग है हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो जो एंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली 12.7 को टच कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 12.12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास हो गया 30। 12.7 हमारे पास आ रहा है मार्क यहां पर, ये पॉइंट हमारा है 12.7। तो वो बच्चा जो मेजरमेंट ले रहा था किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर रहा था, जिसने हमें आंसर 12.7 दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ जो है वो यहां तक भी हो सकती है कि 12.6 को क्रॉस कर दिया है बट 12.7 को रीच नहीं किया, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से भी हो सकता था कि 12.7 को तो क्रॉस कर दिया बट 12.8 को रीच नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रीडिंग अगर लेंथ कुछ इस तरह से है तो भी उसने रीडिंग 12.7 नोट की, और अगर 12.7 से आगे निकल गई है लेंथ तब भी उसने जो है वो 12.7 ही रीडिंग नोट किए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रीडिंग 12.65 है या फिर वो रीडिंग 12.75 है, तो इन दोनों केसेस के अंदर उस पर्सन ने जो रीडिंग ऑब्जर्व की वो 12.7 ही ऑब्जर्व की है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मेजरमेंट है उसके अंदर एक एरर मौजूद है, और वो एरर कैसे निकाला हमने, इन दोनों मेजरमेंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 12.65 एंड 12.75, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर्स। ये वो असल में हमारे पास एरर आ रहा है 12.7 जब हम मेजरमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेजरमेंट 12.7 से 12.75 तक भी हो सकती है, हमारी जो मेजरमेंट है वो 12.65 से 12.7 तक भी हो सकती है, जो कि हम क्लास 10 तक जो मैंने ऊपर ये वाली एग्जांपल बताई, इस एग्जांपल के थ्रू जब हम वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी मेजरमेंट के अंदर असल में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी मौजूद है हमारी इस रीडिंग के अंदर, जो कि 12.7 के इक्वल है। अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है या अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, ये जो हमारे पास आंसर आया है दिस इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या स्केल, ये हमारा जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट है। और अगर हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो अनसर्टेनिटी इक्वल होती है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर मैं 0.1 को डिवाइड कर दूं 2 से, हाफ कर दूं इसका, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ जो मैंने मेजर की थी 12.7 सेंटीमीटर, दिस मीन्स दैट हमारी जो मेजरमेंट है इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो प्लस 0.05 भी हो सकती है एंड माइनस 0.05 भी हो सकती है। जब भी हम मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर हम साथ साथ इस अनसर्टेनिटी को भी जरूर मेंशन करेंगे। और अनसर्टेनिटी को मेंशन करने का तरीका क्या है, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2।
हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि स्केल का होता है, हमने उसका हाफ कर दिया और हमारी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लस 0.05 एंड माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो हम हमेशा अपनी जो मेजरमेंट है वो इस तरह से अनसर्टिनिटी और एरर के साथ मेंशन करेंगे। क्लियर है ये बात? सर इसमें बेसिकली इस बच्चे ने ना जो दो रैंडम एरर्स ले लिए हैं एंड इनको माइनस करके उनके लीस्ट काउंट से इनको डिवाइड कर दिया है ताकि उसका अनसर्टिनिटी वो निकाल सके, और फिर हाँ, उसने अपने जो भी मेजरमेंट 7 है उसके साथ इसने इसको प्लस माइनस करके लिख दिया है। ठीक है, तुमने अभी जो सारी बात की वो बिल्कुल सही की थी, बस उसके अंदर वो रैंडम एरर वाला कॉन्सेप्ट या रैंडम एरर वाली बात नहीं आएगी। अब यहाँ जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ही एरर है, तो हम यहाँ पे रैंडम एरर के तौर पे जो है वो उसको नहीं यूज करेंगे। एक एरर जो कि हमेशा रीडिंग के अंदर मौजूद होता है, चाहे तो हम उसको रैंडम एरर कह सकते हैं, बट यहाँ से और अब से हम अगला जो टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें हम एरर को कैलकुलेट भी करेंगे, तो हम स्पेसिफिकली किसी एक एरर की बात नहीं करेंगे, हम इन जर्नल एरर की बात करेंगे कि उस मेजरमेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतना एरर मौजूद है। अगर हम एरर की जब बात करते हैं ना तो उसके अंदर रैंडम भी शामिल होता है, उसके अंदर सिस्टमेटिक भी शामिल होता है, उसमें ह्यूमन एरर भी शामिल होता है। तो हम किसी एक स्पेसिफिक एरर की बात नहीं कर रहे, हम मेजरमेंट के अंदर टोटल जो एक टोटली जो एरर मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो मतलब कोई भी एरर हो सकता है, मतलब वो पर्सन का भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है, तो ऑल टुगेदर जितने भी एरर्स है उनकी बात कर रहे हैं। देखो, पीछे हमने दो तरह के एरर पढ़े, एक रैंडम एरर पढ़ा और दूसरा सिस्टमेटिक एरर पढ़ा। पहला जो रैंडम एरर आ रहा था उस रैंडम एरर को रिमूव करने का तरीका हमने सीखा कि हम एवरेज ले लेंगे। दूसरा जो एरर था सिस्टमेटिक एरर, उसको क्लियर करने का तरीका हमने देखा कि हम उसको किसी सही वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो कंपेयर कर लेंगे। यहां हम एरर इन जनरल बात कर रहे हैं, वहां हमने स्पेसिफिकली बात की। तो हम जब मेजरमेंट ले रहे होंगे ना तो हम वहां पे रैंडम एरर को भी माइंड में रखते हुए ऑब्जर्वेशन लेंगे, हम वहां पर सिस्टमेटिक एरर को भी माइंड में रखते हुए मेजरमेंट लेंगे। जब इन दोनों एरर्स को माइंड में रखते हुए एक रीडिंग मैंने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल ये 12.7 रीडिंग मेरे पास आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 12.75 के अंदर एरर मौजूद नहीं है। अब भी इसके अंदर एरर मौजूद है, वो एक जर्नल एरर कह रहे हैं, इन जर्नल कह रहे हैं, इसके अंदर स्पेसिफिकली सिस्टमेटिक या रैंडम या ह्यूमन एरर की बात नहीं हो रही, इन जर्नल एरर मौजूद है। उस इन जर्नल एरर को हम जो है वो अनसर्टेनिटी के तौर पे जो है वो कॉल करते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी बात की थी कि हम किसी भी मेजरमेंट में से एरर को रिमूव नहीं कर सकते, तो यहां भी जो हमने अनसर्टेनिटी बताई है ये हमने अपनी लिमिटेशन के मुताबिक बताई है कि जितनी हमें समझ आ रही है इसके अंदर अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट नहीं है ये अनसर्टेनिटी को शामिल करने के बाद भी इसके अंदर एरर वहीं का वहीं मौजूद होगा। तो जितना हम प्रिसाइज होते जाएंगे हम एरर को रिड्यूस करते जा रहे हैं, हम एरर को एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते अपनी मेजरमेंट में से। क्लियर है बात? यस सर, एंड ये 0.05 होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो तो हमेशा सेम ही रहता है। सही है, बिल्कुल सही है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना कि जो भी रीडिंग हम लेते हैं उससे आगे वाली रीडिंग भी पॉसिबल है, पीछे वाली रीडिंग भी पॉसिबल है, इसलिए हमने बीच वाली रीडिंग ली। तो इसीलिए ये जो एरर हम निकाल रहे हैं वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब लीस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है, इसका मतलब है यहाँ जो हम एरर को एलिमिनेट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाला एरर भी हो सकता है। अब चूंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि हम आप फर्दर अवे वाली रीडिंग ले रहे हैं या बिहाइंड वाली रीडिंग ले रहे हैं, जिसमें हमारा वाला एरर भी शामिल हो गया कि हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस एरर को फाइंड आउट करने का ये तरीका हमने बता दिया कि जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। जब हम लीस्ट काउंट का हाफ कर देंगे, जिससे यहाँ हमारे पास लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था, हमने उसका हाफ किया,
तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 0.05 सेंटीमीटर। सो प्लस 0.05 सेंटीमीटर एंड माइनस 0.05 सेंटीमीटर हर मेजरमेंट के साथ हम हमेशा शामिल करेंगे, जिससे हमारी मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी, या जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये? एंड हम लोग जब भी कोई भी अगर लैब में अगर होंगे तो हम अगर मीटर रॉड या मीटर स्केल से अगर कोई वो लेंगे मेजरमेंट, हम हमेशा उसको ऐसे लिखेंगे जैसे 11 प्लस माइनस 0.05 करके। हाँ, अब से हम जो है वो इस तरह से करेंगे। पहले 10th क्लास तक जो है वो हम इस तरह की चीज को कंसिडर नहीं करते थे। अब से जब भी हम ये काम करेंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब किस तरह से मेजरमेंट के अंदर हमें इस अनसर्टेनिटी को शामिल करना होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना, कि प्लस माइनस करते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए क्या करते हैं, अगर पावर्स को हम सॉल्व कर रहे हो तो क्या करते हैं, ये चीजें जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, तो एक लास्ट हम डेफिनेशन तक एंड करते हैं। पेज नंबर जो है वो 8 पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। सो उसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हमने मेजरमेंट ली थी 12.7 सेंटीमीटर, जबकि वो रीडिंग जो 12.7 थी उसके अंदर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी मौजूद थी। इसका मतलब है 12.7 सेंटीमीटर हमारे पास जो रीडिंग है वो 12.65 भी हो सकती है, जिसको हमने 12.7 रीड किया। इसी तरह से वो रीडिंग जो है वो 12.75 भी हो सकती है, जिसको हमने 12.7 रीड किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि 12.7 के अंदर हमारे पास जो है वो ये जो दो डिजिट्स हैं ये तो बिल्कुल सर्टेन है, ये जो दो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सर्टेन है, बिकॉज ये 12 1 2 और 2 यहां भी आ रहा है, ये 1 और 2 यहां भी आ रहा है, और ये 1 और 2 यहां भी आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, ये कहलाते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। अब सारा प्रॉब्लम आता है 7 पे। ये 7 जो है वो या तो 7.5 होगा, या तो ये 7.65 होगा, या फिर ये 7 जो है वो 7.0 होगा। सो अब सारा प्रॉब्लम आता है कि इस डिजिट के ऊपर जो कि 0.7 था, जो कि फिक्स नहीं है, यहां पे देखा जाए तो वो 6.5 हो रहा है, इस रीडिंग में देखा जाए तो वो 7.5 हो रहा है। तो ये जो 7 है ये इस डिजिट को हम कहते हैं फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मेजरमेंट थी जिसको हम एग्जांपल लेके चल रहे थे 12.7 को, इसके अंदर हमारे पास दो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं एंड दिस इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट and the first doubtful digit, these all digits are known as significant figures। क्लियर है ये बात? यस सर। तो यहां मैंने जो है वो इसी एग्जांपल के अंदर से जो है वो डेफिनेशन बना ली, और यही एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो हमारी बुक के अंदर भी लिखी हुई। किसी भी मेजरमेंट के अंदर ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, ऑल दीज डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम कुछ रूल सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो मेजरमेंट के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ साथ कैलकुलेशन के अंदर किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।